हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए, अब तक हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस में जो पार्ट 5 तक हमने कवर कर लिया है और आज हम बात करने वाले हैं, देखिए उसी पार्ट 5 के आगे पार्ट 6 की। लेकिन पिछले वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया एक बार बता देता हूँ मैं आप सभी को। पिछले वीडियो में हमने ये जाना कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और उसके अलावा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है ये भी जाना हमने। इसके अलावा हमने बात की थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं ये क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं और इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था। तो ये सब हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस की थी। तो चलिए उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे आज की क्लास में कि एक पॉइंट चार्ज के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसका डेरिवेशन वाला पार्ट अभी हम सीखेंगे, जो कि आपके बोर्ड में पूछा जाता है, और फिर उसके आगे हम चीज़ें पढ़ेंगे। देखिए ज़रा, तो इसके आगे चल रहे हैं, हम ये वाला टॉपिक करेंगे। लेकिन पिछले वीडियो में एक चीज़ जो शायद मैंने आपको नहीं बताया होगा या मेरे माइंड से स्किप हो गया होगा, तो एक बार मैं रिकॉल करवा देता हूँ। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ना, सुनना ध्यान से। जैसे अगर मान लो ये कि कोई चार्ज है, ठीक है, ये कोई चार्ज है, तो इस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बाहर निकल रही थी, अगर ये आइसोलेट चार्ज है तो हमने ये देखा था कि जहां पर ये फील्ड लाइंस दूर होती जा रही हैं, देख रहे हो भाई, यहां पर नजदीक है और यहां पर दूर होती जा रही है ना। तो जहां ये लाइंस दूर दूर होती हैं वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है, और जहां ये पास पास होती है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ये शायद मैंने कल के लेक्चर में, यानी कि पिछले लेक्चर में कवर शायद नहीं किया। ये मेरे माइंड से स्किप हो गया होगा, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। कोई बात नहीं, बट इस लेक्चर में मैं आपको ये चीज़ बता दे रहा हूँ। देखिए, जैसे अगर मैं एक पॉइंट ले लूँ बच्चों, एक पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ ए और एक दूसरा पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ बी, तो सीधी सी बात है कि जो ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा वो होगा हमारा कम, और बी पॉइंट पर हमारा फील्ड का स्ट्रेंथ होगा ज़्यादा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये फील्ड लाइंस कहाँ पास है, बी पॉइंट पर देखो थोड़ी पास दिख रही है, लेकिन ए पॉइंट पे थोड़ा दूर है। अगर मान लो ऐसा होता कि ये फील्ड लाइंस ऐसे चल रही होती, कुछ इस तरह से चल रही होती, इस तरह से, और इसके अंदर कोई एक पॉइंट ले लेते ए और ये दूसरा पॉइंट ले लेते बी, तो अभी आप देख सकते हैं ये पैरेलल लाइन जब रश कर रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये जो कि पैरेलल चल रही हैं बच्चों, तो इसमें ये जो पॉइंट ए और बी हम ले रहे हैं, अब इस पर स्ट्रेंथ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो इक्वल है। इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है वो क्या है, अभी इक्वल है। जितना ए पर है उतना ही बी पर है, क्योंकि इनके बीच का जो गैप है, इन लाइंस के बीच का गैप, वो दोनों जगह एक जैसा है। तो ये बात ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहां पास पास होंगी, जहां क्लोजर होंगी, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा, और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थोड़ी दूर दूर होंगी, है ना, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये काम की बात थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब ये टॉपिक करते हैं जो मैंने यहां पर लिख रखा है। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं और अब हम अपने डेरिवेशन वाले पोर्शन पर आ जाते हैं। देखिए, डेरिवेशन में हमें क्या करना है। देखिए, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपना कॉपी और पेन साथ में लेके बैठें। देखिए, पीडीएफ का कोशिश मैं करूंगा कि आपको अवेलेबल हो जाए, लेकिन फिर भी अगर ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है कि अगर मैं आपको अवेलेबल नहीं करवा पाता हूं, तो आप इसका नोट्स आप हाथों हाथ देख करके बनाते जाएं, या फिर आप वीडियो को रोक करके, पॉज करके, कोई भी जब डेरिवेशन कंप्लीट हो जाता है या कोई क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। मैं ये ध्यान रखूंगा इस बार कि आप उसका स्क्रीनशॉट ले पाएं, इसके लिए मैं आपको सफिशिएंट टाइम दूं। देखिए, यहां पे ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं।
जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि अगर हम एक आइसोलेट चार्ज बनाते हैं कोई भी, जैसे मैंने एक आइसोलेट चार्ज यहां बना दिया, कहां बना दे भाई, कहां बनाएं, चलो इस तरफ ही बना देते हैं, ये बना दिया है ना। अब इस, अच्छा इसको इधर उठा के ले आते हैं, इसको यहां ले आते हैं, ठीक है, इधर अच्छा लग रहा है। अब क्या किया, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हमने बाहर निकालना था, तो कैसे आएगी बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ऐसे बाहर आएगी, है ना, इस तरह से, ऐसे, या फिर ऐसे, है ना, इस तरह से बाहर आएंगी। अब सोचिए कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और इसका वैल्यू है प्लस क्यू, क्या है, प्लस क्यू, तो इससे आर डिस्टेंस पे चले जाओ, कितना डिस्टेंस पर, स्मॉल आर डिस्टेंस पे चले जाओ, ये ले लिया हमने स्मॉल आर डिस्टेंस, और यहां पर एक पॉइंट अज्यूम कर लिया, ये पॉइंट है मान लो P, P हमारा क्या हो गया, यहां पर P हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, क्या है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ठीक। तो अब इस पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम ऐसा सोचेंगे कि यहां पर हमने एक टेस्ट चार्ज रख दिया, क्या रख दिया बच्चों, एक टेस्ट चार्ज रख दिया, पॉइंट P पर हमने क्या रख दिया, एक टेस्ट चार्ज रख दिया, जिसको हम कह रहे हैं Q0, क्या कह रहे हैं, Q0 कह रहे हैं, है ना, ये Q0 हमारा टेस्ट चार्ज है। अब सुनिए, अब इस चार्ज और इस चार्ज के बीच में क्या होगा, इस चार्ज और इस चार्ज के बीच में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, है ना, जैसे इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो ऐसे हर डायरेक्शन में आ रही है, इधर भी आ रही है ना, यहां भी आ रही है, ऐसे ऐसे हर डायरेक्शन में आ रही है, ठीक। तो हमें तो केवल इस चार्ज के बारे में सोचना है कि भाई इस चार्ज और इस चार्ज के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, तो फोर्स बिटवीन चार्ज Q एंड Q0, तो कितना होगा, F इक्वल्स टू K Q0, सही, अपॉन में आ जाएगा क्या, इनके बीच का डिस्टेंस जो कि है r², तो अपन लिख देंगे r², लिख देंगे। यहां तक बात समझ में आई, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। आप ये वाली जो फील्ड लाइंस जो मैंने यहाँ बनाया है, आप इन फील्ड लाइंस को ना भी बनाएं तो भी चलेगा, क्योंकि ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया गया है। मैंने ये आपको किस लिए बताया, सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। तो मैं अभी इसको हटा दे रहा हूं अभी फिलहाल, ताकि आप इसको बर्डन की तरह ना समझें। सर ये बनाना जरूरी है क्या, नहीं है, इस डेरिवेशन में ये लाइन बनाना जरूरी नहीं है, ठीक है। चलिए आ जाइए, आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। तो ये आ गया हमारे लिए इक्वेशन नंबर 1, क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 1 आ गया, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कह दो, है ना, इंटेंसिटी कह दो या स्ट्रेंथ कह दो, एक ही बात है, इंटेंसिटी कह दो या स्ट्रेंथ कह दो, एक ही बात है। तो वो कैसे निकलता है, तो डेफिनेशन कहता है कि E निकालना है तो F को डिवाइड कर दो किससे, उस चार्ज से जिस पर हमें निकालना है। भाई जैसे मेरे को इस पॉइंट P पे निकालना है, तो यहाँ पे हमने क्या चार्ज रख रखा है, Q0, तो इसका मतलब डिवाइड में Q0 को डालेंगे, ना कि इस वाले Q को। समझ में आ गई बात। तो हम क्या लिखेंगे F की जगह, अब ये तो हो गया इक्वेशन नंबर 1, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो आप। अब देखो, पुटिंग 1 into
पुटिंग 1 इन 2, तो क्या आ जाएगा, E इज टू एफ की जगह तो आ जाएगा क्या, के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, और अपॉन में भी आ गया ये वाला क्यू नॉट, कौन सा वाला, ये वाला। तो इस क्यू नॉट से ये क्यू नॉट तो कट गया, तो रिमेनिंग क्या रहा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक फॉर्मूला बन चुका है, जो कि है E इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, और इस फॉर्मूले की मदद से ही हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन से डील करेंगे। आई होप आपको डेरिवेशन समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है। देखिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं सिंपल सा, जिससे हमें समझ में आए चीजें। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बच्चों, वो एक जो है वेक्टर क्वांटिटी है, ये याद रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी का क्या होता है, हर का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है, और यहाँ पर जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो उस डायरेक्शन में होगा जहां फोर्स लग रहा है। ठीक है, चलिए देखिए यहां पर अब क्या कह रहा है, अ फोर्स ऑफ 2.25 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ चार्ज ऑफ 5 × 10⁻⁴ कूलम, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, जैसे मान लो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर एक चार्ज रख दिया हमने, और उस चार्ज का वैल्यू कितना है, 5 × 10⁻⁴ है, और इस पर हमें क्या कैलकुलेट करना, और इस पर फोर्स भी दे रखा है, फोर्स कितना दे रखा है, 2.25 न्यूटन दे रखा है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, E। तो E कैसे निकलेगा, F अपॉन Q से निकल जाएगा ना, यहां तो यही बेसिक फॉर्मूला लगाएंगे। तो F की जगह क्या लिखेंगे, 2.25 डिवाइडेड बाय Q, और वो कितना है, 5 × 10⁻⁴। इसको उठा के कहां पे डाल दोगे आप, ऊपर, तो ये आ जाएगा 10⁻+4 हो जाएगा, और यहां बचेगा 2.25 डिवाइडेड बाय 5। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 0.5 चौके 20 और 5 25, तो 0.45 × 10⁻⁴, या फिर इस पॉइंट को एक पीछे अगर ट्रांसफर कर दें तो आप लिख सकते हैं E का वैल्यू, और वो कितना आ रहा है, 4.5 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। याद रखना है कि जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लिखेंगे तो उसे न्यूटन पर कूलम में लिखेंगे या फिर वोल्ट पर मीटर में लिखेंगे। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन पर। देखिए, इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम 2 पॉजिटिव चार्जेस ईच ऑफ दिस आर प्रेजेंट एट दिस डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। ये तो हम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन इससे पहले बच्चों एक सिंपल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक सिंपल क्वेश्चन, ताकि हमारा एक बेस तैयार हो जाए, हमें समझ में आ जाए कि क्वेश्चन कैसे करना है। वो वाला क्वेश्चन भी मैं करके दिखाऊंगा कि उस ऐसे क्वेश्चन से हमें कैसे डील करना है, बट पहले एक सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जानेंगे। देखिए कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में दे दिया, हमें एक क्वेश्चन दे दिया क्या, कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड intensity due to a point charge प्लस का कर लेते हैं, चलो प्लस का 4 माइक्रो कूलम at a distance of 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए यहां पे ध्यान देना, ये एक पॉइंट चार्ज है। क्या है ये? एक पॉइंट चार्ज है।
इस पॉइंट चार्ज का वैल्यू कितना है बच्चों? प्लस का 4 माइक्रोकुलम, प्लस का 4 माइक्रोकुलम है। और इससे कितनी दूरी पर? आर दे रखा है, देखो क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 20 सेंटीमीटर दे रखा है। यहां पर एक पॉइंट है, जिस पॉइंट पर हमें कैलकुलेट करना है, इस पॉइंट पी पर हमें क्या कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। देखिए अब कैसे करेंगे वो समझते हैं। देखिए इस चार्ज को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि माइक्रो की जगह हम लिख सकते हैं 10⁻⁻6। और इसको भी SI यूनिट में कन्वर्ट कर लें आप तो लिख सकते हैं 20 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, या फिर लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻1 मीटर लिख सकते हैं। चलिए अब फॉर्मूला क्या है, उस फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो E का वैल्यू क्या है? E का वैल्यू है KQ/R²। तो K का वैल्यू तो है हमारे पास 9 इंटू 10⁻9। Q का वैल्यू हमारे पास कितना है? Q का वैल्यू हमारे पास है 4 इंटू 10⁻6। और R² मतलब हमारे पास जो ये वैल्यू रखा हुआ है 2 इंटू 10⁻1, इसका कर देंगे स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा बच्चों? 9 4 जा 36 इंटू 10⁻+3, ये 36 लिखा मैंने, है ना। और यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4, और ये 10 की पावर हो जाएगा -2। 4 से ये कट जाएगा 36 9 टाइम्स, तो हमारा आंसर आ जाएगा 9 इंटू 10⁻+5 न्यूटन पर कूलम। तो ये हमारा आंसर हुआ फाइनल। आई होप यहां तक समझ में आएगा अच्छे से, है ना। चलें अगले क्वेश्चन पर। अब हम क्या करेंगे, ये तो देखिए अब ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में देखो अब एक चार्ज तो है नहीं, इसमें 2 चार्ज ले लिया हमने। और अब क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कैसे निकालना है चलिए सीखते हैं। देखिए इसके लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि देखिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हमें इंडिविजुअल हर एक चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पहले डिटरमाइन करना पड़ेगा। उसके बाद हम वेक्टर सम उसका करके इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा और हो सकता है कि आपको समझ में ना आ रहा हो, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल दूंगा ना तो सब समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ध्यान देना, क्या कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक है, और सबका वैल्यू दे रखा है सेम है, और वो कितना है 10⁻⁻8 कूलम है। और वो कहाँ पर प्रेजेंट है? देखिए पहला तो यहाँ रखा हुआ है, दूसरा यहाँ रखा हुआ है? यानी इसका मतलब हमें इसका नंबर सिस्टम, नंबर लाइन अपने को पहले बनाना पड़ेगा। देखो इसे बना दिया। अब इसमें ये जो है ये है 0,0, और इससे इधर की तरफ आ जाओ, ये है 0.1,0, और यहाँ पर देखिए सेम डिस्टेंस पर यह है हमारा -0.1,0। ये है 2 चीजें। आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है। चार्ज किधर रखा हुआ है? चार्ज जहां रखा हुआ है वो है पहला पॉइंट, यहाँ इधर रखा हुआ है, और दूसरा चार्ज यहाँ रखा हुआ है। दोनों ही चार्ज क्या है? Q है। और हमें क्या बोल रहा है? डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अच्छा वर्टिकल लाइन पर आ गया, ऐसे देखो ये बोल रहा है इस तरह से। तो यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा ना बच्चों 0,0.1 मीटर, इधर आ जाएगा। तो ये बोल रहा है इन 2 चार्ज के कारण इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर है। तो बच्चों देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को। इसके लिए हमें पहले ये सोचना पड़ेगा कि जहाँ पर हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, उस ऑब्जर्वेशन पॉइंट की तरफ इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी या जाएंगी। मतलब कि यहाँ पर अगर आप, क्योंकि ये हमारा वो पॉइंट है जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये वो पॉइंट है जहाँ पर हमें क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इसलिए हम यहाँ पर खुद को मानेंगे कि हम यहाँ खड़े हैं।
तो हमें क्या लगता है कि यहाँ पर अगर हम खड़े रहते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो यहाँ से बाहर निकल रही है, ऐसे वो बाहर निकल के ऐसे जा रही हैं। और जब मैं यहाँ से इसको देख रहा होता तो मुझे लग रहा होता कि यहाँ से भी ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बाहर जा रही है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है, चलिए बता देता हूँ। देखिए, अगर इनमें से कोई एक नेगेटिव होता, ध्यान देना वापस, कोई एक नेगेटिव होता, जैसे मान लो ये नेगेटिव होता, तो क्या होता, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसकी तरफ जा रही होती। किधर जा रही होती, यानी ये एरो ऐसे बाहर की तरफ नहीं होकर के ये एरो अंदर की तरफ होता है ऐसे। क्या ये बात समझ में आई? अब देखो जरा कि इस पॉइंट पर जहां पर इनके टेल जुड़ी हुई है, देख रहे हो आप, इस एरो का और इस एरो का, ये दो एरो हैं, है ना। तो ये हमारे लिए देखो ये वाला गैप और ये वाला गैप दे रखा है, तो ये डिस्टेंस अपन निकाल सकते हैं। समझाता हूं कैसे। देखिए बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये पहले डिस्टेंस निकालेंगे हम। ये वाला डिस्टेंस हो गया यहाँ से यहाँ तक 0.1 और ये भी डिस्टेंस हो गया 0.1 और मीटर में है इसलिए अपन मीटर लिख देंगे, लिखा हुआ है क्वेश्चन में। ऐसे ही ये वाला डिस्टेंस भी कितना है, 0.1 मीटर है। मैंने क्या कहा था कि अगर आप कभी भी कोई ट्राइंगल बना लो, अगर वो राइट एंगल ट्राइंगल है और उसमें बेस और परपेंडिकुलर दोनों सेम है, तो ऐसे केस में हाइपोटेनियस हमेशा √2a होता है, यानी जो यहाँ लिखा हुआ है उसका √2 टाइम्स। जैसे अगर मैं यहाँ पे 5 लिख देता तो 5 और 5 तो इधर कितना आ जाता, √5 हो जाता। यहाँ लिख देता मैं 4 तो इधर कितना आ जाता, 4 √2। यहाँ लिख देता मैं 6 और 6 तो क्या आ जाता, 6 √2। समझ में आ गई ना बात? बहुत ही आसान चीज़ है, ध्यान रखने वाली बात। देखिए ये लगेगा सिर्फ और सिर्फ किसमें, राइट एंगल ट्राइंगल में लगता है। अच्छा, इसमें यहाँ पर मैंने क्या किया था, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल किया था। पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा होगा, जिसमें हम क्या करते हैं, ये हाइपोटेनस निकालने के लिए परपेंडिकुलर बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर करके उन दोनों को पहले ऐड करते हैं और फिर उसका रूट लेते हैं। इसी से ये रिजल्ट निकाला हमने √2a, राइट। तो अब ये चीज़ तो मैं यहाँ से हटा रहा हूँ क्योंकि ये तो आपको डायरेक्ट याद रखना है और ये अपन बहुत जगह इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। तो आ जाइए, देखिए, तो इसका मतलब ये है कि ये कितना हो गया, ये हो गया 0.1 इंटू √2। ऐसे ये वाला डिस्टेंस भी कितना हो गया, 0.1 इंटू √2। डिस्टेंस तो हमें समझ में आ गया। देखिए अब पहले ये सोचेंगे कि इस वाले चार्ज के कारण, अगर मैं इसको पहला वाला चार्ज मान लेता हूँ, है ना, या इसको पॉइंट को अपन कह देते हैं ए सपोज करो, और इस पॉइंट को अपन कह देते हैं बी जहाँ पे रखा हुआ है, और ये पॉइंट जिस पर ये हमें पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो है पॉइंट सी। तो ये ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ई ए। इसी तरीके से ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ई बी। आप देख सकते हैं कि ई ए और ई बी जो है दोनों बराबर होंगे। सवाल उठा क्यों सर, क्यों बराबर होंगे? क्योंकि देखिए दोनों की ऑब्जर्वेशन पॉइंट से दूरी बराबर है, इक्वल है, और दोनों का अमाउंट चार्ज का सेम है। इसलिए हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला KQ/r²। अब K का वैल्यू तो हमको पता है क्या होता है, 9 × 10⁹, और Q का वैल्यू जो है बच्चों वो कितना दिया हुआ है, Q का वैल्यू 10⁻⁻8 दे रखा है, तो हमने ये लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद r², तो r हमें देखिए ये वाला लेना है, ये वाला ले लो चाहे ये वाला, एक ही बात है, दोनों सेम ही है। तो क्या आ जाएगा 0.1 √2 का स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा देखिए 9 × 10⁻1 क्यों, क्योंकि 9 - 8 तो 1 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए √2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 2, और 0.1 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो आएगा 0.01 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.01 आ जाएगा। तो इस पॉइंट को अगर हटाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, इधर बचेगा देखिए 9/2, और यहाँ आ जाएगा 10 की पावर, देखिए ये तो 1 है ही, और ये वाला जो 10 की पावर, जब अपन इसको पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर आएगा 10 की पावर 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 + 2। तो ये आ गया देखिए 4.5 × 10⁻3, ये आ गया हमारा न्यूटन पर कूलम। ये हमारा आंसर नहीं है, पर क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो अभी ए और ई बी की वैल्यू है, मतलब इंडिविजुअल अगर किसी एक पर्टिकुलर चार्ज को देखा जाता तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है, लेकिन हमें तो टोटल चाहिए।
जो यहाँ पर इन दोनों की वजह से बन रहा है, तो वो कैसे निकालेंगे? तो हम यहाँ पे लगाएंगे पैरेललोग्राम लॉ। आप सभी को पता होगा कि पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है। पैरेललोग्राम लॉ देखिए बहुत ही आसान है। जैसे मान लो एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर है बच्चों ये, दो वेक्टर आ गए, एक P है, एक तो P है, दूसरा Q है, और इनके बीच का एंगल थीटा है। तो ऐसे केस में आपको जब भी रिजल्टेंट निकालना हो तो आप फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा लगाते हैं ना। तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है। समझ में आ गई ना बात? अब देखिए जरा, यहां तक समझ आया अच्छे से? अब यहां पर जो हमारे पास जो समस्या है, उस समस्या में क्या है, मतलब जो हमारे पास प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम कुछ ऐसी है। देखिए एक तो इधर है और दूसरा इधर है, राइट? अब सुनना ध्यान से, ये वैल्यू जो है E अगर मान लें तो ये भी E है, क्योंकि इसका वैल्यू भी जो हमने निकाला वो क्या आया? 4.5 इंटू 10 टू द पावर, क्या निकाला हमने? 4.5 इंटू 10 पावर 3। तो यहाँ पर भी तो सेम ही लिखेंगे, 4.5 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम। यहाँ भी लिख देंगे 4.5 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम, लिख दिया। अब इनके बीच का एंगल कैसे डिटरमाइन करें? देखिए वापस आ जाइए पिछले वाले क्वेश्चन पर। देखिए एंगल निकालना बहुत ही आसान है। देखिए ये एंगल जो बनेगा ना, क्योंकि हमें पता है कि अगर ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल हो जिसमें ये दोनों साइड बराबर होते हैं, तो ये एंगल हमेशा 45 डिग्री का बनता है और ये भी 45 डिग्री का बनता है। ये तो हमको पता है। इसका मतलब ये है कि अगर ये 45 है और ये भी 45 है तो ये पूरा 90 का हो गया। तो यानी ये भी एंगल कितने का है? 90 डिग्री का ही है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। इस वजह से हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? ये एंगल भी लिख देंगे 90 डिग्री, लिख देंगे। अब देखिए, तो ई रिजल्टेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ई रिजल्टेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? अंडर रूट लिखेंगे, फिर लिखेंगे देखो पहले वाले का स्क्वायर, फिर दूसरे वाले का स्क्वायर, फिर 2E कॉस 90। अब हमें पता है कॉस 90 जो है वो 0 होता है, तो ये पूरी टर्म तो हो गई वैनिश। बचा कितना? बचा 2E स्क्वायर। जब इसका रूट लेंगे तो आ जाएगा √2E आ जाएगा। तो ये हमारा जो है रिजल्टेंट हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत सिंपल सवाल लिया हमने। अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं? √2, और E का वैल्यू जो हमने निकाला था, कितना निकाला था? 4.5 इंटू 10 टू द पावर 3, वो भी सब्सटीट्यूट कर देंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। या तो यहीं तक छोड़ दो, या इसको चाहो तो और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं जिससे हमें थोड़ा और अच्छे से ये जो क्वेश्चन है समझ में आए। देखिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे अब मान लेते हैं बच्चों कि हमारे पास दो चार्ज है ना, एक नहीं दो चार्ज है। फिलहाल दो पे बात करते हैं, फिर तीन पे भी आएंगे, ठीक है? और ऐसा कुछ मान लेते हैं कि एक चार्ज ये रहा Q1 जो कि है 4 माइक्रोकूलम प्लस का है इस बार, और ये जो दूसरा है ये हमने दे दिया, ये हमने ले लिया मान लो माइनस का 2 माइक्रोकूलम ले लिया, ठीक है? और अब हमने क्या किया कि ऐसे बना दिया है, इस तरह से बना दिया, ठीक है? जिसमें ये वाला डिस्टेंस 4 है, 4 मीटर, ये वाला डिस्टेंस जो है वो 3 मीटर है। तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया? 5 मीटर हो गया। और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर निकालना है? हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इस पॉइंट पे निकालना है। और ये नाइट ऑब्वियसली अगर आप इनको देखें 3, 4, 5, तो ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन रहा है। इसका मतलब ये 90 डिग्री पर ही है, ऐसे सीधा इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो मैंने क्वेश्चन क्या बना दिया? क्वेश्चन बना दिया फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point
एट पॉइंट P, एट पॉइंट P। ठीक है, यहां तक क्वेश्चन समझ में आया? क्या लिखा हुआ है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। अब कैसे निकालें, देखिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये सोचेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ है। तो चलिए सोचते हैं। देखिए, ये जो बन रहा है Q1, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो बाहर की तरफ होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इस चार्ज से बाहर की तरफ। और ये नेगेटिव चार्ज है। अब नेगेटिव चार्ज में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कहाँ आएगा? ऐसे आएगा, सही अंदर की तरफ आ जाएगा। यहां तक बात समझ में आई अच्छे से? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें इसको कुछ मान लेते हैं, जैसे इसको कंसिडर कर लेते हैं E2 और इसको कंसिडर कर ले रहे हैं E1। कर लिया कंसिडर। अब पहले E1 का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो E1 का वैल्यू कैसे निकलेगा? KQ/R² से निकलेगा। अब K का वैल्यू तो 9 × 10⁹ है, और Q का वैल्यू देखिए, Q यहाँ पे Q1 है, Q1 का वैल्यू अगर अपन देखें यहाँ पे R1 कर दो, है ना, तो Q1 का वैल्यू कितना है हमारे पास? तो Q1 का वैल्यू 4 माइक्रोकूलम है। यहाँ लिख देंगे 4 × 10⁻⁶। और R1 कितना है हमारे पास, यानी इनके बीच का गैप, इनके बीच का गैप तो 3 है, तो 3 का स्क्वायर रख देंगे यहाँ पे। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 से 9 कट जाएगा, तो बचेगा 4 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। इसी तरीके से E2 निकालेंगे, और E2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए फॉर्मूले में रखेंगे, तो अब इधर यहाँ रखेंगे KQ2/R2 का स्क्वायर। तो E2 का वैल्यू आ जाएगा, देखिए K की जगह रख देंगे 9 × 10⁻⁹। Q2 का वैल्यू कितना है हमारे पास? 2। अब देखिए यहाँ पर है ना -2 लिखा हुआ है, लेकिन हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है, क्योंकि डायरेक्शन हमने ऑलरेडी एरो से शो कर रखा है, इसलिए आपको सिर्फ यहाँ पर चार्ज का मैग्नीट्यूड रखना है केवल। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है यहाँ पर? 2 है, तो 2 × 10⁻⁶। और R2 मतलब इनके बीच का डिस्टेंस, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 5। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। कितना हो गया? 25। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए बच्चों, तो ये हो गया 9 दूनी 18 × 10⁻³ मतलब 9 2 18 और 10⁻+3, और नीचे आ गया 25। कितना आ गया? 25। अब देखिए बच्चों, इसको और कैसे, अब मतलब डिवाइड कैसे लगाएं? देखो, कई बार क्या आप ऐसे फंस जाओ ना कि अब अभी 25 से डिवाइड लगाना तो मुश्किल काम है, तो आप इसका उल्टा सोचें, मतलब आप ये सोचें कि भाई 25 से नहीं डिवाइड लगा करके हम क्यों ना किसी ऐसे नंबर से डिवाइड लगाएं जिसमें 0 बन जाए, जैसे पीछे 0 आता हो, जैसे 10 है, 100 है, 1000 है। तो क्या इस 25 को ऐसा बदला जा सकता है कुछ? तो जवाब है हाँ, बदला जा सकता है। इसको अगर मैं 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दूं तो ये तो हो जाएगा 100 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा? तो ये आ जाएगा E2 की जगह, यहाँ तो आ जाएगा 72, नीचे आ जाएगा 10⁻², और ये 10⁻3। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा E2 = 0.72 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। आप चाहें तो आप 18 में 25 का डिवाइड लगाएंगे, तब भी आंसर हमारा 0.72 ही आएगा। या फिर आपने क्या किया, 4 से ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई करवा दिया, तो काम थोड़ा आसान हो गया हमारा, डिवाइड नहीं करना पड़ा हमें। चलिए, तो E1 कैलकुलेट कर लिया हमने और E2 भी कैलकुलेट कर लिया। आप देखें यहाँ पर दोनों का यूनिट तो, और ये पीछे वाला नंबर तो सेम ही आ रहा है ना। तो अब यहाँ सिर्फ आगे वाले की तरफ ध्यान देना है, यानी ये इस 4 और इस 0.72 की तरफ ध्यान देना है। अब देखिए कैसे करेंगे सॉल्व। देखिए इनका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा। तो हमारे पास क्या है कि 2 वेक्टर हैं। देखिए एक वेक्टर ऐसे ऊपर की तरफ है और एक वेक्टर ऐसे नीचे की तरफ था, लेकिन हमें इनके बीच का एंगल नहीं पता। हमें इनके बीच का एंगल नहीं पता। यही तो टास्क है कि भाई कैसे पता करें। देखिए ध्यान से, तो इससे पहले जो ट्राइंगल बनाया हुआ था, मैं एक बार वो बना देता हूँ। देखिए वो ट्राइंगल ऐसे बनाया हुआ था, ऐसे, है ना, और इस तरह से और इस तरह से।
ये बनाया हुआ था। तो और इसमें क्या लिखा हुआ था यहाँ पर लिखा था 4, आई थिंक एक बार चेक कर लो आप, कहाँ लिखा था 4, ये वाला 4 है, ये 3 ये 5 है, 3 5 और ये 4 है। तो आपको ये याद रखना है कि ये खास तरह का पाइथागोरियन ट्रिपलेट है जिसमें जो ट्राइंगल बनता है, आपको याद रखना पड़ेगा, कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। तो ये एंगल हमेशा जो 3 के सामने इधर ये जो एंगल बनता है ये 37 डिग्री का बनता है, और ये वाला एंगल हमेशा 53 का बनता है, 53 डिग्री का बनता है। हमें तो ये वाला एंगल चाहिए, तो मैं इस एंगल को ऐसे भी बना सकता हूँ। देखिए अगर मैं यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देता तो हमें पता है ऐसा ड्रॉ करने पर ये वाला यहाँ से यहाँ तक तो 90 है, और रिमेनिंग ये वाला जो है 37 है, यानी कि मैं इस पूरे एंगल को लिख सकता हूँ 90 प्लस 37 डिग्री। क्या ये बात समझ में आई? इन दोनों वेक्टर के बीच में, यानी कि ये वाला जो वेक्टर था E1 और ये जो वेक्टर है E2, इन दोनों के बीच का एंगल ये वाला जो है वो है 90 प्लस 37 है। तो देखिए पहले मैं अलग से कैलकुलेट कर दे रहा हूँ, cos 90 डिग्री प्लस 37 डिग्री। तो देखिए ये कौन से क्वाड्रेंट में आ जा रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में आ जा रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में cos हो जाता है नेगेटिव, तो यहाँ लगा देंगे माइनस, cos कन्वर्ट हो जाएगा साइन में क्योंकि 90 का बेस है, और यहाँ पर आ जाएगा 37। ये आया ASTC रूल से। किससे आया? ASTC रूल से आया। तो यहाँ लिख देंगे माइनस। अब साइन 37 कैसे निकालें? तो देखिए जब साइन 37 निकालना है तो हम इसको मानेंगे बेस, इसको मानेंगे परपेंडिकुलर, और इसको मानेंगे हाइपोटेनियस 5 को। तो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 3/5। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब देखिए जरा, हमें पता है कि हमें ई रिजल्टेंट चाहिए, और दो वेक्टर अगर उनके टेल जुड़ी हुई हों तो वहाँ पैरेललोग्राम लॉ लगाते हैं, और उसका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं अपन? अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा से निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? पहले लगाएंगे E1 का स्क्वायर, फिर क्या लगाएंगे? E2 का स्क्वायर, फिर क्या? 2E1 E2 और cos थीटा, थीटा तो यहाँ पर 90 प्लस 37 है, तो यहाँ लिख देंगे cos 90 प्लस 37। ठीक है। अब देखिए E1 का स्क्वायर, E1 का स्क्वायर करो, देखो E1 का स्क्वायर कितना है? मतलब E1 क्या था हमारे पास? E1 का वैल्यू अभी अपन ने निकाला था 4 इंटू 10⁻³ न्यूटन निकाला था, और अभी हमने E2 का भी वैल्यू निकाला था जो कि कितना था? 0.45 इंटू 45 था। चेक कर लो ना एक बार, सॉरी 0.72 था इंटू 10⁻³ 0.72 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कुलम, न्यूटन पर कुलम है ना, न्यूटन पर कुलम में आता है ई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? कॉमन ले ले रहे हैं भाई। कॉमन क्या ले ले रहे हैं वो बताता हूँ। देखो ये जो 10⁻³ न्यूटन पर कुलम है इसको अलग से लिख देते हैं। क्या मैंने पीछे भी न्यूटन पर कुलम लिखा है? यस। चलिए चेक कर लिया हमने, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पीछे तो 10⁻³ न्यूटन पर कुलम लिखना ही है, लेकिन उससे पहले हमें इनका स्क्वायर करना था, यानी सिर्फ नंबर आगे वाले नंबर का, यानी 4 का स्क्वायर कर देंगे, फिर E2 स्क्वायर मतलब 0.72 का स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? 2 लिखेंगे। E1 का वैल्यू 4 है, E2 का वैल्यू कितना है? 0.72 है, और इसका वैल्यू माइनस का 3/5 है, माइनस का 3/5 है। ठीक है, चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर 16, 0.72 का स्क्वायर कर दीजिए तो लगभग कितना हो जाएगा? तो 7 तो 7 50 हो जाता है, 49। तो ये आ जाएगा 0.049, लगभग इतना आएगा। 0.7 का स्क्वायर करेंगे तो एक बार करके देख लो आप, 0.72 का स्क्वायर कितना आ जाएगा। फिर आगे देखो, इसको देखो अगर सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का आएगा, और 4 2 ज़ा 8, 8 इंटू 0.72 इंटू ये हो जाएगा 0.6, है ना। तो 0.6
8 6 48, 0.48 हो जाएगा, 0.48 इंटू 7.72 कर देंगे, तो कर दीजिए। देखिए आई थिंक ये मैंने गड़बड़ लिख दिया है, इसको एक बार सही कर लो। ये करेंगे लगभग 0.5 के आसपास मान लो, ठीक है, लगभग 0.5 है ना। इसको अगर सॉल्व करें 4 दूनी 8, ये भी 0.5 के आसपास हो जाएगा, कट जाएगा लगभग 0.5 से 0.1 बचेगा, तो इसको करेंगे तो 3 से तो लगभग 3.5, हाँ लगभग 3.5 के आसपास। मैंने एक अप्रॉक्सीमेशन किया है, आप इसका प्रिसाइज कैलकुलेशन कर सकते हैं, आप खुद बैठ करके कैलकुलेशन कर सकते हैं, है ना। इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखिए तो 0.5 अगर ये है तो ये तो इधर चला गया, तो 16 में से 3 जाएगा तो 13 बचेगा, √13 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, √13 कितना हो जाता है, अराउंड देखिए 3.4 नहीं 3.7 के आसपास लमसम अंदाज़ा है एक मेरा, हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, पर एक बार अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो √13 लगभग 3.5 3.6 या 3.7, तो लगभग 3.6 लिख दीजिए, 3.6 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। तो ये लमसम एक अंदाज़ा लगा दिया मैंने कि भाई यहाँ ये आंसर हो सकता है हमारा अप्रॉक्सीमेशन। जैसे हो सकता है कि आप जब प्रिसाइज कैलकुलेशन करें तो ये आपको 3.6 एग्जैक्ट नहीं मिले, हो सकता है 3.59 समथिंग कुछ मिले, बट राउंड ऑफ कर देंगे तो लगभग 3.6 हो जाएगा। तो ऐसे ही हर बार आपको एकदम एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं कहीं पर आपको अप्रॉक्सीमेशन का भी सहारा लेना पड़ेगा। मेन बात ये थी यहाँ पर सीखने लायक कि भाई हम डायरेक्शन कैसे बनाते हैं। पॉजिटिव चार्ज लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बाहर निकालेंगे, नेगेटिव चार्ज लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अंदर की तरफ बनाएंगे। और ध्यान ये रखना है कि इसमें जो वेक्टर्स बना रहे हैं हम उनके बीच का जो एंगल है वो सही कैलकुलेट करें, वरना क्या होगा कि हमने जितनी मेहनत की है सब पानी में चली जाएगी। आई होप यहाँ तक बात समझ में आई होगी अच्छे से। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे रोकते हैं, यहाँ पे विराम देते हैं। देखिए आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा जो भी मैंने पढ़ाया है। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ। अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखें, और मैं भी कोशिश करता रहूँगा आपके लिए कि भाई कैसे ना कैसे करके मैं किसी भी तरह से टाइम निकालूँ। टाइम स्लॉट मेरे लिए बहुत निकालना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ या जो समझा रहा हूँ वो सब चीज़ें अच्छे से समझ में आए और आपको दिक्कत ना आए। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड लक एंड गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।